और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। 2 महीने के अंदर इसके नतीजे भी सामने आने की उम्मीद है। दिल्ली एम्स में आज से बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 9 बजे से इसकी शुरुआत होनी थी, जबकि पटना एम्स में यह ट्रायल पहले से ही जारी है। फाइजर ने भी इधर सरकार से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार करने की बात कही है। अगर बात विदेशों की करें तो फिर यूरोप के कई और देश हैं जहां अमेरिका, कनाडा, यहां पर बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है। भारत में तीसरी लहर की बात कही जा रही है और तीसरी लहर में बच्चों को ही सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है। ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है। इसी को देखते हुए अब भारत में भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं और इसी का नतीजा है कि एक पटना एम्स में ट्रायल चल रहा है और दूसरा ट्रायल आज से शुरू हो चुका है दिल्ली एम्स में भी, जहां पर 2 से 18 साल के बच्चों को इस ट्रायल में शामिल किया गया है और इस ट्रायल का नतीजा 2 महीने में सामने आने की उम्मीद भी मानी जा रही है। कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक की पूरी स्वदेशी वैक्सीन जो है भारत की, वही ट्रायल में दिया जा रहा है बच्चों को। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, CMD फेलिक्स अस्पताल से, डॉक्टर राजीव रंजन, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक सर, आप ही के पास आ रही हूँ। बच्चों पर अब पहले पटना में चल रहा था, अब दिल्ली एम्स में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहला सवाल ये बनता है कि दोनों जगहों पर हम देख रहे हैं, पटना में 15 बच्चों पर 2 से 18 साल के और दिल्ली एम्स में कुल 17 बच्चों पर, 17 बच्चों पर यह ट्रायल चल रहा है। तो इतने छोटे अनुपात में जब ये ट्रायल चलते हैं तो फिर क्या ठोस परिणाम इसके आते हैं या आ सकेंगे? देखिए, ये जो परिणाम चलेंगे ये 520 बच्चों के ऊपर चलेंगे, एम्स पटना में और एम्स दिल्ली में। तो ये इतने छोटे लेवल पे नहीं होंगे, कम से कम 520 बच्चे इसके अंदर इंक्लूड होंगे और 520 बच्चों का जो एक हर्ड है वो काफी अच्छा हर्ड है, जिससे कि हमारे को पता चल जाएगा वैक्सीन सेफ है कि नहीं। देखिए, कोई भी वैक्सीन डेवलप होती है सबसे पहले वो एडल्ट्स में की जाती है, उसके बाद में बच्चों पे आते हैं हम प्रोटेक्टिव रहते हुए। तो अब ये बच्चों के अंदर आए हैं और 520 मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा सेफ्टी है या नहीं है। अब मुद्दा ये आता है कि हमारे जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं वो लगभग 1/3 है पॉपुलेशन के, तो इनकी वैक्सीन जल्द से आनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि थर्ड वेव में नहीं तो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रकोप पड़ सकता है। तो इसके 2 विकल्प है। एक तो कोवैक्सीन ने तो शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि कोविशील्ड को भी सरकार को अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि कोविशील्ड भी जो है वो ट्रायल करने शुरू कर दे, क्योंकि कोवैक्सीन की एक अपनी लिमिटेशन है कि ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोविशील्ड को भी जो है अब अनुमति दे देनी चाहिए। और दूसरा एक विकल्प सरकार को ये भी देखना चाहिए, 12 से 18 साल की जो वैक्सीन बाहर अवेलेबल है, चाहे फाइजर है चाहे मॉडर्ना है, उसको भी इंपोर्ट कर लेना चाहिए और बच्चों को वैक्सीनेशन 12 से 18 साल वालों को दे देनी चाहिए। बच्चों की वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी शक्ति समर्थ लगा के हमको बच्चों की वैक्सीनेशन डेवलप करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर इस वायरस ने बच्चों की तरफ मोड़ कर लिया तीसरी वेव में तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत की एक और बात है, क्योंकि बच्चों का इलाज भी अलग तरह के ICU होते हैं, अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, अलग तरह की थोड़ी दवाइयां होती हैं, डोज उनकी अलग होती है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन अलग तरह की होती है, MIS वगैरह होता है। तो ये अगर हम उनकी प्रोटेक्शन कर देंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को भी बचा लेंगे और इतने ज्यादा पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स और इतनी बच्चों की मशीनें भी शायद खरीदने की बहुत ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, जबकि तैयारी हमारी पूरी रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बच्चों की वैक्सीन के विकल्प जितने भी हैं सारे ढूंढने चाहिए, ना केवल कोवैक्सीन, बाकी वैक्सीन को भी रोपन करके बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी है। ठीक है। डॉक्टर डी के गुप्ता सर, क्या हमारे पास अभी अगर बात करें कोई ऐसा ठोस रिसर्च है, थर्ड वेव की आशंका जो जाहिर की जा रही है कि बच्चों पर ही इसका सीधा सीधा असर होगा, सबसे ज्यादा असर होगा, और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कोई ठोस रिसर्च है इसको लेकर? देखिए आशा जी, हम लोगों ने ठोस रिसर्च नहीं, हमने एजम्पशंस करे हैं, बिकॉज बहुत सारे एडल्ट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तब तक, और जो
ससेप्टेबल पॉपुलेशन बचेगी, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन बचेगी वो बच्चे होंगे। बट एक अच्छी बात है कि बच्चों में जो डिजीज बहुत माइल्ड होती है, 1 से 2% बच्चों को में हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। और जो बच्चे जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती भी है, आइदर वो तो ओबेसिटी है, मोटापे के शिकार होती हैं, या उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, जैसे उनको जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटिस है, अस्थमा है, हार्ट में छेद है कोई, या डायलिसिस पे है, कैंसर पेशेंट है, थैलेमिया है, सिकल सेल एनीमिया, तो इनको जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चों को हमें स्कूल भेजना है, बच्चों को हम एक्सपोज नहीं कर सकते। और कुछ रेयर बच्चों में एक जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी दिखा गया, जो सीरियस प्रॉब्लम है, तो हम बच्चों का जीवन दांव पे या रिस्क पे नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें डेफिनेटली बच्चों के लिए जल्द से जल्द एक अच्छी वैक्सीन मैं आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाह रही हूँ, मैं दोबारा आऊंगी तब आप अपना जरूर जवाब पूरा कीजिएगा। पल्लवी मेरे साथ इस वक्त एम्स से जुड़ चुकी हैं, दिल्ली एम्स में, जहां पर कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर शुरू किया गया है। पल्लवी, सीधा आपके पास आते हुए वहां की तस्वीरें दिखाइए, कैसे ये ट्रायल होगा पल्लवी, क्या प्रक्रिया है और कब तक नतीजे आने की उम्मीद? देखिए आशा, ट्रायल की प्रक्रिया तो वही है जो पहले बड़े लोगों पर प्रक्रिया की गई थी, वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई गई है। और यहाँ एम्स के इस वक्त अंदर हूँ मैं, और यहाँ आप देखें तो अंदर जो है ट्रायल चल रहे हैं बच्चों के, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आए भी हैं। लेकिन सीधे मैं पेरेंट से बात कर लेती हूँ, क्योंकि पेरेंट का रोल जो है इस वक्त इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, खुद पर जब इंजेक्शन लगाना हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चे का सवाल आता है तो जाहिर तौर पर डर लगता है। ऐसे में पेरेंट क्या सोचते हैं? सर, ट्रायल में आप अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, किसी तरीके की दुविधा थी, डर था, या अभी जब लेकर आए तो थोड़ी सी दुखी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऑलरेडी सबको वैक्सीन लग रही है, तो बच्चों को थोड़ा सा लो पोटेंसी की हो सकता है ट्रायल में लगेगी, तो लेकिन इट्स टोटली सेफ एंड साउंड, तो इसलिए आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। कैसे रजिस्टर किया ट्रायल के लिए? हमारे ही फैमिली में 4-5 लोगों ने पहले ऑलरेडी जो एडल्ट्स का लगा था उस समय ट्रायल किया था, तो उन्हीं के थ्रू हमने यहाँ पे कांटेक्ट किया था। डरी नहीं आपके बच्चे? बिल्कुल नहीं डरे। क्या बोला? थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद मेरे को कोविड ना हो जाए, तो उसके लिए उनको मेंटली प्रिपेयर किया, देन शी वाज ओके। और भी पेरेंट्स हैं, मैम आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से है कि तीसरा लहर आएगा, बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, एक आशंका जताई गई है, ऐसे में वैक्सीन बच्चों को लगना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? और खुद आप अपनी बच्ची को लेकर आई हैं ट्रायल के लिए। नहीं, वैक्सीन लगना तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे बहुत समय से घर पर हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी हैम्पर हो रही है। और हमने भी पहले ट्रायल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उसी भरोसे में बच्चों को भी लेके आए हैं। कोई सवाल था जब आपने कहा कि चलो बेटा ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे ने आपसे कोई सवाल किया? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि बच्चे भी आजकल के काफ़ी समझदार हैं, तो कोई सवाल नहीं था। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप भी आए हैं अपने बच्चे को लेकर? मैडम, एक्चुअल में देखिए, वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कोई भी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं है। और कब तक बच्चे घर में रहेंगे और ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे? बच्चों का भी बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैक्सीन केवल एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू हम इस महामारी से बच सकते हैं। सर, जिस वक्त ट्रायल की शुरुआत हुई थी एम्स में और बड़ों पर जब ट्रायल हुआ था, उस वक्त भी बहुत सारी ऐसे आशंकाएं आई थी कि वैक्सीन की वजह से तबीयत खराब हो गई या उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, क्योंकि अब बच्चे ट्रायल में हैं। इसको लेकर आप लोगों को डर या कहीं खौफ है कोई? नहीं मैडम, ऐसा कोई भी खौफ नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टडी करा हुआ है, एम्स और भारत बायोटेक का जो जॉइंट वेंचर है, उससे आई थिंक 99.99% लोगों को ऐसा कोई भी बीमारी नहीं हुई है। इट इज़ वेरी मच सेफ एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो फॉर द वैक्सीन। जी, तो देखिए पेरेंट्स का कहना कि देखिए बच्चों के लिए वैक्सीन जरूरी है, और इसीलिए मैं यहाँ पर देख भी पा रही हूँ कि काफी संख्या में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं। और ये देखिए, जहाँ तक ट्रायल की बात है, अभी तो भारत बायोटेक कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जाइडस की तरफ से जो है वो ट्रायल 12 से 18 साल के बच्चों पर कर लिया गया है। बस उसको DGCI के पास एप्लीकेशन जाना है और लाइसेंस लेना है, और उस लाइसेंस को अगर अनुमति मिल जाती है तो हो सकता है कि हमारे देश में बच्चों के लिए भी जो है वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे और वैक्सीन जो है वो भी पाइपलाइन में है, जैसा कि फाइजर की अगर हम बात करें तो फाइजर बेशक भारत में अभी बच्चों के लिए रिकमेंड तो नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि फाइजर को भी अनुमति मिले, क्योंकि आप देखें तो विदेशों में बच्चों को भी अब जो है वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा पहल एक तरीके से मैं कहूंगी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके।
सबसे अच्छा कदम होगा। जी पल्लवी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं सर। लेकिन मैं पहले एक चीज समझना चाहती हूँ, डॉक्टर डी.के. गुप्ता अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए सर। उसके साथ जोड़ते हुए गूज बम्स आ जाते हैं जब बच्चों पर इस प्रकार का ये ट्रायल हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसको कंसिडर करते हुए माँ बाप, सलाम है इनको, अपने बच्चों को लेके आए, ट्रायल में उनको हिस्सा दिला रहे हैं। लेकिन क्या फैसिलिटेट भी किया जाता है, ये थोड़ा सा प्रक्रिया भी समझाइएगा, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे। देखिए, किसी भी वैक्सीन का जब हम ट्रायल करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन कितनी सेफ है, लगाने के बाद कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं होगा, किसी की मृत्यु तो नहीं होगी, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगा, किसी को वो जो बीमारी के लिए लगा रहे हैं वो बीमारी तो नहीं हो सकती है। तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा होता है एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, कि वो कितनी इफेक्टिव है बच्चों में, अगर बच्चों में ट्रायल कर रहे हैं। तो सेफ्टी तो ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि हम बहुत सारे एडल्ट्स में लगा चुके हैं। इवन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही हम बहुत सारे लगभग 18-20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। और एफिकेसी की बात करें तो एडल्ट्स में भी एफिकेसी प्रूवन है। तो सेफ्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जो जितने ट्रायल करते हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2 एंड ट्रायल 3, तो ट्रायल 1 में भी हम सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं, ट्रायल 2 में भी सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं, और ट्रायल 3 में एफिकेसी और सेफ्टी दोनों देखते हैं। खास बात फर्क क्या होता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ते रहते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर रवि मलिक से भी, कि अभी नंबर्स कम है। तो पहले जब भी हम कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं कि उनको ऑलरेडी उनको कोविड तो नहीं हो रखा है। तीसरा, उनके अंदर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं कि ऑलरेडी वो कोविड से इम्यून तो नहीं, उनको एसिम्प्टोमेटिक कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो चुका जिसकी वजह से उनको एंटीबॉडी अर्ली बने। तो हम एक इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है कि कौन से बच्चों को हम ट्रायल में इंक्लूड करेंगे, कौन से को एक्सक्लूड करेंगे। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद ही हम बच्चों को ट्रायल में लाते हैं। उसके बाद जैसे अभी एम्स पटना में चल रहा है, उन लोगों ने 3 एज ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया है, 2 to 6, 6 to 12 और 12 to 18। तो पहले जो ट्रायल कर रहे हैं, पहले जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो 12 to 18 वाले में दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं और उनकी जो जेनेटिक मेकअप है और जो सिमिलरिटीज हैं वो एडल्ट से ज्यादा है। तो पहले सेफ्टी और एफिकेसी हम 12 से 18 में देख रहे हैं, फिर 6 से 12 और लास्ट में हम 2 से 6 में देखें। और कोई भी ट्रायल बच्चों में बड़ों में करने से पहले, ट्रायल करने से पहले हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद डीजीसीए की परमिशन लेनी पड़ती है, तभी ट्रायल स्टार्ट होती है। तो ट्रायल इन दोनों के अप्रूवल का स्टार्ट हो चुके हैं। और अच्छी बात क्या है, जाइडस के ट्रायल ऑलरेडी चल रहे हैं 12 से 18 में, और जाइडस नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करने वाला है अप्रूवल के लिए। जैसा फाइजर ने कनाडा और यूएस में करा, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी वैक्सीन पर सर जाइडस का ट्रायल जो है, पल्लवी भी बता रही थी, कंप्लीट हो चुका है। जाइडस का ट्रायल सर कौन सी वैक्सीन पर चल रहा है? हेलो जी सर, जाइडस का ट्रायल कौन सी वैक्सीन पर चल रहा है इस वक्त? जाइडस की अपनी वैक्सीन डेवलप हो रही है, जो एडल्ट में भी डेवलप हो रही है, बच्चों में भी साथ-साथ ट्रायल स्टार्ट कर दिए, और नेक्स्ट वीक के अंदर वो इसको अप्रूवल के लिए डीसीजीआई में अप्रोच करेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में अप्रोच करेगा, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को जाइडस का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 13 से 14 करोड़ बच्चे हैं जो 12 से 18 एज ग्रुप में हैं, और इनके लिए 25 करोड़ डोजेज चाहिए अगर हम इनको इनोकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। और मैं अमिताभ आपका रुख करूंगी, बस थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ। अमिताभ बने हुए हैं पटना एम्स से, जहां पर बच्चों का ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके पहले मैक्स अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन है। राजीव साहब, 15 से मैं 18 ग्रुप की बात करना चाहती हूँ। छोटे बच्चों पर तो समझ आता है, लेकिन 15 साल से ऊपर का बच्चा फिर भी हम मानते हैं कि बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, शायद उसके शरीर का पूरा पैरामीटर इस प्रकार का होगा जो कि एक एडल्ट में होता है। तो फिर इन बच्चों पर भी ट्रायल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या इनको सीधे, जैसा कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, सीधा नहीं दिया जा सकता, या इसकी कोई खास वजह होती है? बच्चों में क्या डिफरेंट है बड़ों से? देखिए, अगर हम ऐसा, जो आप सही है कि इनकी जो इम्यूनिटी और जो इनकी स्टेटस होती है वो एडल्ट से मिलती जुलती है, लेकिन जैसा आपको पता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप 18 ईयर्स तक है, तो बहुत सारे मापदंड हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी के तहत हम 15 से 18 वर्ष के भी बच्चों को बच्चे की कैटेगरी में लेते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे यूरोपियन कमीशन ने भी जो भी 12 से 15 वर्ष के बच्चों का दिया है, उससे पहले 15 से 18 उन्होंने कर लिया था। ये सारे किड्स में ही आते हैं जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, जो कि 18 वर्ष तक है। तो ये हम मानते हैं कि क्लिनिकली वो इम्यूनिटी उनकी एडल्ट के समान ही है, लेकिन हम उनको पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ही लेके चलेंगे। और यूरोपियन कमीशन ने भी 12 से 15 के लिए चालू कर दिया है, जैसा आपको पता होगा। जी जी सर, अभी कौन कौन से वैक्सीन उपलब्ध हैं अगर मैं दुनिया की बात करूं? और अभी आज हमने देखा, पिछले दिन हमने देखा, कल 13 लाख लगभग 13 लाख लगभग इतने ही लोगों का वैक्सीन दे पाई सरकार कुल मिलाकर के पूरे देश में। तो अगर इतनी कम तादाद में वैक्सीनेशन हो रहा है लोगों का, तो बच्चों के वैक्सीनेशन की सोचना या उसकी उपलब्धता की सोचना, क्या ये बहुत बड़ा मिशन होगा, बहुत बड़ी चुनौती है?
जी, ये बहुत बड़ा मिशन तो है, लेकिन कितने उत्साहवर्धक है। अभी आपके संवाददाता ने जैसे एम्स में कवर किया था, पेरेंट्स का सकारात्मक रुख और मल्टीपल DCGI जैसे अप्रूवल देंगे, जैसे डॉक्टर DK गुप्ता ने बोला और डॉक्टर रवि ने भी रेकमेंड किया कि हमें प्रोक्योर करना चाहिए वैक्सीन। आपको बाहर में फाइजर भी उपलब्ध है, जाइडस आ रहे हैं, आज हमारे पास नागपुर में भी क्लिनिकल ट्रायल्स चालू हो गए हैं। मुझे लगता है ये स्पीड अप होगा, जैसे हम अनलॉक हो रहे हैं और सरकार जैसे तैयारी कर रही है। मुझे लग रहा है जो आंकड़े आज है वो अगले 1 महीने में काफी बदल जाएंगे और हम काफी तेजी से वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ेंगे। चीजें सकारात्मक रूप ले रही हैं और मैं बहुत आशावान हूं कि हम काफी तेज गति से वैक्सीनेशन कर पाएंगे। ठीक है, अभी बने रहिएगा सर। अमिताभ, मैं आपके पास आती हूं, जहां पर बच्चों का ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका था पटना एम्स में। क्या उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने आई है और कितने दिन लगेंगे ये पूरे ट्रायल्स कंप्लीट करने में, इन तमाम फेजेस को? देखिए, 1 जून से पटना एम्स में बच्चों पे ट्रायल शुरू हुआ था और करीब 150 बच्चों की स्क्रीनिंग अभी तक हो चुकी है, जिनमें से 20 बच्चों को पहला जो डोज है वो दिया जा चुका है और अब 28 दिन के बाद उन्हें दूसरे डोज दिया जाएगा। जो यहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं उन्हें बताया गया कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। अभी 2 से 6 वाले में बच्चों की कम संख्या है, लेकिन 6 से 12 वाले में और 12 से 18 वाले में बच्चों की अच्छी खासी तादाद आ रही है। लेकिन उनकी जो कई माइक्रो स्क्रीनिंग की जा रही है, कई तरह की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो बच्चे फिट पाए जा रहे हैं उन्हें ही यह डोज दी जा रही है। और फिलहाल ऐसे 20 बच्चों को यह डोज दी जा चुकी है और अब 28 दिन के बाद उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें कि बच्चों के जो वैक्सीनेशन को लेकर जो पेरेंट्स के जो रुझान है, पेरेंट्स जो चाहते हैं, वो यहाँ काफी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जो रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें समय समय पर बुलाया जा रहा है, उनकी कई तरह की जांच की जा रही है और जांच की प्रक्रिया के गुजर जाने के बाद उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। एम्स के डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जिन बच्चों को दिया गया है, जो डोज दी गई है, उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हालांकि उन्हें एक नंबर भी दिया जा रहा है कि 24 घंटे वो मॉनिटरिंग, जो गार्जियन है वो मॉनिटरिंग करेंगे, कोई भी शिकायत होने के बाद एम्स प्रशासन से संपर्क करेंगे। लेकिन अभी तक एक भी ऐसे बच्चे के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हो डोज देने के बाद। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी तक जो बच्चों पे जो ट्रायल शुरू है, उससे जो डॉक्टर जो लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में, वो काफी उत्साह है और उनका मानना है कि यह ट्रायल भी पिछले जो बड़ों पर ट्रायल हुआ था उसकी तरह ही एम्स पटना में ये भी सक्सेसफुल रहेगा। चलिए, आज एक और ये पॉजिटिव खबर है कि दिल्ली एम्स में ट्रायल शुरू हुआ है। पटना में जैसा अमिताभ बता रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक तो देखने को मिल रहे हैं, पहला डोज जो दिया गया है, और उम्मीद भी यही की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, विशेषज्ञों की भी तरफ से, कि ये ट्रायल कंप्लीट होगा और पूरी सुरक्षा के साथ, कामयाबी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।